हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज से हम लोग पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे यूपीपीएससी प्रीलिम्स और यूपी आरओ में और यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वही टॉपिक पढ़ाया जाएगा। क्योंकि टाइम हम लोगों के पास बहुत कम बचा है, तो हम लोग सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जिससे हम लोगों के मतलब फंस जाएं। क्योंकि देखिए पीवाईक्यूज में पॉलिटी बहुत ईजी सेक्शन है, जिससे पीवाईक्यूज में देखिए तो पता चल रहा है कि कुछ कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, हर साल लगभग रिपीट होते हैं। तो ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इससे कीजिए। क्योंकि देखिए 15 से 20 क्वेश्चन यूपीपीएससी में आता है और यूपी आरओ में भी वही वेटेज है इसका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से आज हम लोग का पहला लेक्चर है, इसको देखेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 पढ़ेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पढ़ेंगे और सारे चार्टर एक्ट पढ़ेंगे जो 20-20 साल पे आते हैं। तो देखिए चार्टर एक्ट 1793, दूसरा है चार्टर एक्ट 1813 है, फिर चार्टर एक्ट 1833 और लास्ट में चार्टर एक्ट 1853 है। और उसके बाद हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ेंगे और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो भारत का संवैधानिक विकास जो है वो 2 चरणों में हुआ, ठीक है। एक कहते हैं, देखिए एक कंपनी के काल में हुआ, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के हेतु। तो वो था 1773 से 1853 तक। यही आज हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का यही है, 1773 से 1853 तक हम लोग पढ़ेंगे। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे 1858 से 1947 तक, जब ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम जो आए वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के ईस्ट इंडिया कंपनी जब शासन कर रही थी उस टाइम जो अधिनियम आए थे वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 1773 से 1853 तक का बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पे 1858 से 1947 तक, देखिए 1857 में 57 की क्रांति होती है। फिर उसके बाद ये ब्रिटिश जो ताज है वो अपने हाथ में ले लेते हैं इंडिया का पूरा शासन। तो उसके बाद जो एक्ट आया वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ से कैसे कंपनी का शासन शुरुआत हुआ। तो कंपनी के शासन की शुरुआत देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले 1600 ईस्वी में भारत में व्यापारिक मतलब कंपनी की स्थापना करती है। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और अपने कंपनी की स्थापना करती है, तो ये याद कर लीजिएगा। और 1765 में एक शासकीय निकाय में बदल, मतलब ये लोग आते तो हैं व्यापार करने के लिए, ये लोग शासन करने या मतलब कब्जा करने नहीं आते, ये लोग आते हैं व्यापार के मकसद से आते हैं कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन बाद में 1765 में इनका जो विचार है वो शासकीय निकाय में बदल जाता है। ये मतलब इंटरफेयर करने लगते हैं शासक में। जैसे कि क्लाइव जब आता है तो वो क्या करता है कि अपनी सेना, जो राजा रहते हैं, बहुत राजपूत राजा रहते हैं और भी राजा रहते हैं मुगल, तो उनसे बोलते हैं कि हम अपनी सेना आपके यहाँ रखेंगे, आप हमको क्या करोगे, महीने में किराया दोगे और सेना की जो खर्चा हो वो भी दोगे, ठीक है। सेना हम रखेंगे तो उससे क्या होगा कि आप लोग को मतलब जो भी बाहरी आक्रमण होगा उससे बचाएगी ये सेना, ये सब करके। तो ये लोग इंटरफेयर करने लगते हैं आंतरिक मामले में, ठीक है। तो धीरे धीरे इन लोग का मकसद जो है वो शासन करने का हो जाता है। लेकिन ये आए थे व्यापार करने। कब आए थे? 1600 ईस्वी में आए थे, ये याद कर लीजिएगा। तो आंतरिक मामलों में इन लोगों ने हस्तक्षेप करना कब शुरू किया? तो बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइव रहते हैं तो बक्सर की लड़ाई होती है 1764 में। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। दीवानी का मतलब ये होता है राजस्व एकत्र करने का अधिकार, यानी टैक्स इकट्ठा करने का अधिकार। तो राजस्व अधिकार इनको मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि जो बक्सर की लड़ाई होती है 1764, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्राप्त हो जाती है, यानी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा से वो टैक्स कलेक्ट करने लगते हैं। धीरे धीरे ये भारतीय मामलों में हस्तक्षेप भी करने लगते हैं, वही जैसे सेना रखना और भी मुद्दे रहते हैं उसमें ये लोग इंटरफेयर करने लगते हैं। प्राप्त शक्ति द्वारा शोषण। अब देखिए शोषण करना, यानी कि इनको देखिए ये क्या करते थे, किसानों का शोषण करते थे ज़्यादा से ज़्यादा खेती उपजवाने के लिए, कि भाई और टैक्स बहुत ज़्यादा आम इंसान से ये लेने लगे। तो यही हुआ कि जो शक्ति इन्हें प्राप्त था उससे उसका ये शोषण करने लगे थे, ठीक है। तो यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे कंपनी के कर्मचारियों के बीच बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने लगा। अब इसमें मेन एक बहुत इंपॉर्टेंट ये आता है कि कंपनी जो है वो तो बैंकरप्ट घोषित होती जा रही थी कि भाई कंपनी का दिवाला निकल रहा है। लेकिन जो उसमें लोग थे, जो कर्मचारी थे या जो ऊंचे पोस्ट पे थे, वो उनका भंडार एकदम भरा हुआ था। मतलब वो अपने पर्सनल जेब में पैसे रखने लगे थे और कंपनी के हित के लिए वो काम नहीं करते थे। मतलब कंपनी तो घोषित हो रही थी कि दिवाला, मतलब वो घाटे में चल रही है, लेकिन उसमें जो लोग थे वो एकदम माला
मालामाल होते जा रहे थे। तो ये सब भी था, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें आप ये याद कर लीजिए कि 1600 में स्थापना हुआ और 1764 में क्या हुआ, बक्सर की लड़ाई हुई। फिर उसके बाद ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1764 के बाद ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने का अधिकार इनको मिल गया, यानी कि राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार मिल गया। तो यही 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए और ये सब स्किप कर दीजिए। तो चलिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला पढ़ते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये बहुत बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होता है यही हम लोग याद करते हुए चलेंगे। 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि याद करना पड़ेगा हम लोगों को। पहला क्या है, कंपनी के पास सुरक्षित अधिकार जो कंपनी के पास सुरक्षित, कि देखिए इस अधिनियम ने कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दे दी। तो ये जो अधिनियम आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या होता है, कंपनी जो इस अधिनियम ने भारत में क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दे दी, लेकिन कंपनी की गतिविधियों और कामकाज के विनियमित करने की मांग की, मतलब कंपनी ने किया विनियमित कि हम कामकाज में हमें अपनी मतलब हम अपने तरीके से करें, वो इनके हाथ में नहीं था। ठीक है, भारतीय मामलों पर नियंत्रण, इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण करने का अधिकार मिला। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस एक्ट के माध्यम से पहली बार ब्रिटिशर्स को भारतीय कैबिनेट में मतलब कैबिनेट के मामलों में हस्तक्षेप या नियंत्रण करने का अधिकार मिला। तो ये मिला रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब देखिए इसमें गवर्नर जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले क्या होता था, 1773 के पहले वो गवर्नर कहे जाते थे। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें गवर्नर के पद को बदल करके क्या दिया गया, गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो पहले होते थे गवर्नर ऑफ बंगाल होते थे, यानी बंगाल के गवर्नर कहे जाते थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है बंगाल के गवर्नर कहे जाते थे। अब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसमें क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, गवर्नर जनरल। तो गवर्नर से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल अब कहे जाने लगते हैं। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि पहले गवर्नर जनरल बंगाल के कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के। तो ये याद कर लीजिए कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में गवर्नर जो थे, गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिए गए, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स के अधीन था। तो इंडिया में पूछता है तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई थी 1774 में। और यहाँ पे बंगाल में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, बंगाल यानी कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। इसके पहले जो जज रहते हैं वो सर एलिजा इम्फे रहते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा गया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आप देखेंगे तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, कलकत्ता में हुई। पहले जज के कौन थे, सर एलिजा इम्फे थे। तो यही 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो जो ये 1773 हम लोगों ने पढ़ा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसी का नेक्स्ट वर्जन 1784 है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या होता है, जो 1773 में सुधार के लिए आता है, तो उसमें सुधार के लिए 1784 आता है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें देखिए 2-3 चीज इसमें भी इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, इसमें दोहरी नियंत्रण प्रणाली आती है। इसमें क्या होता है, ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली की स्थापना की गई। तो सबसे पहले यही पूछता है कि दोहरी नियंत्रण प्रणाली किस में आया था, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाई गई। अब देखिए यहाँ पे ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली की स्थापना की गई। दोनों लोग नियंत्रण करते थे भारत पे। ठीक है, कंपनी राज्य का अधीनस्थ विभाग बन गई और भारत में इसके द्वारा अधिकृत और ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। मतलब ये इंपॉर्टेंट, देखिए इसमें होता क्या है, 2 चीज आया था। एक इसमें कॉमर्शियल मैटर आया था और एक आया था, देखिए एक पॉलिटिकल मैटर आया था, एक कॉमर्शियल मैटर आया था। अब देखिए पॉलिटिकल मैटर का हेड जो रहा था वो कौन था, तो पॉलिटिकल मैटर के लिए होते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो बनाए जाते थे वो पॉलिटिकल मैटर के लिए बनाए जाते थे। और जो कॉमर्शियल मुद्दा था उसके लिए जो डायरेक्टर बनाए जाते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए जाते थे। तो मेन ये याद कर लीजिए कि देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर
डायरेक्टर कहाँ पे होंगे, कंपनी में होंगे। तो कॉमर्शियल मुद्दों के लिए कौन थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे। और जो थे हमारे पॉलिटिकल मुद्दे थे उसके लिए क्या थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे। तो दो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि जो पॉलिटिकल मुद्दे और कॉमर्शियल मुद्दे ये दोनों कब आए, किस एक्ट में आए, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आए। और जो पॉलिटिकल मैटर था उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा बनाया जाता था, और जो हमारा कॉमर्शियल अफेयर्स था उसको किसके द्वारा बनाया जाता था, उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा बनाया जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यही चीज़ यहाँ पे बोला है हिंदी में, देखिए वाणिज्य और दिन प्रतिदिन प्रशासन पर नियंत्रण बनाए रखते थे वो लोग। निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई। देखिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये किस में आएगा, ये पॉलिटिकल में आएगा। पॉलिटिकल मुद्दों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई, ठीक है। और कॉमर्शियल मुद्दे के लिए किसकी स्थापना हुई, वो कॉमर्शियल जो अफेयर्स था वो किसमें, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के लिए हुआ, ठीक है। तो डायरेक्टर में कॉमर्शियल, ये चीज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नागरिक, सैन्य और राजस्व मामले पर नियंत्रण के लिए कंपनी के एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, और ये नागरिक, सैन्य और राजस्व मामले पर नियंत्रण रखने के लिए कंपनी के एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण मतलब गठन किया गया। इसमें राजकोषीय चांसलर होते थे और राज्य का एक सचिव होता था। राजकोषीय फिजिकल जो देखते थे, और उसके बाद राज्य का एक सचिव होता था। प्रिवी काउंसिल के 4 सदस्य क्राउन द्वारा नियुक्त किए जाते थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें महत्वपूर्ण राजनीतिक मामले, ब्रिटिश सरकार के सीधे संपर्क में 3 निदेशक, निदेशक के न्यायालय की एक गुप्त समिति के लिए ये आरक्षित होते थे। प्रिवी काउंसिल के जो 4 सदस्य होते थे। गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल की परिषद को कमांडर इन चीफ सहित 3 सदस्य तक सीमित कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर जनरल की परिषद को कमांडर इन चीफ सहित 3 सदस्यों तक इनको सीमित कर दिया गया। वर्ष 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों की शक्ति प्रदान की थी। तो यहाँ पे है कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों की शक्ति प्रदान की थी, किसके द्वारा की गई थी, तो ये की थी मतलब इन्होंने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। यदि वह निर्णय की जिम्मेदारी लेता तो उसे परिषद के निर्णय को, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर दीजिएगा, बस यही आप लोग पढ़ लीजिएगा। कब आया, 1784 में आया। 2 मुद्दे थे, पॉलिटिकल और कॉमर्शियल। पॉलिटिकल के लिए क्या होता था, पॉलिटिकल में कंट्रोल होता था, और उसके बाद कॉमर्शियल मुद्दों के लिए जो होता था वो कंपनी का है, ठीक है। तो ये चीज़ है। डायरेक्टर कहाँ पे होते थे, कॉमर्शियल में होते थे, इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1793, इसमें क्या होता है, देखिए गवर्नर जनरल की शक्तियों का विस्तार कर दिया जाता है चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी में। इस अधिनियम में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उनकी परिषद पे जो शक्ति प्रदान की, उन्हीं शक्तियों का विस्तार भविष्य के लिए गवर्नर जनरलों और प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को किया गया। तो देखिए यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जब चार्टर एक्ट 1793 था तो उस टाइम लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अभी तक देखिए, याद कीजिएगा, अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही चल रहे हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाएगा, ठीक है। वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की गई। इसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल बंगाल, गवर्नर और कमांडर इन चीफ की नियुक्ति के लिए शाही अनुमोदन अनिवार्य था। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को बिना अनुमति के भारत छोड़ने पर रोक लगा दी गई, और ऐसा करना इस्तीफे के रूप में माना जाता था। मतलब जो कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी थे वो बिना अनुमति के भारत को छोड़ नहीं सकते थे, उनको अनुमति लेना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट से। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट से, देखिए होता क्या है कि सीधे सीधे जो कंपनी पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले कंपनी पे कब्जा करती है, मतलब सारा पावर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो अपने पास लेती है। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि वो सीधे रेगुलेट करने लगती है आकर के इंडिया में, और कंपनी को ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये चीज़ याद करते चलिए। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, चार्टर एक्ट इसीलिए आता है, ब्रिटिशर्स लाते हैं, कंपनी के लिए लाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी वो बिना अनुमति के भारत नहीं छोड़ सकते। अगर वो छोड़ देंगे तो माना जाएगा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। अब अधिकारियों का भुगतान, अब भुगतान यानी कि जो उनको सैलरी वैलरी कैसे मिलता था, तो इसमें निर्धारित किया गया कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व भुगतान किया जाएगा। मतलब इसमें यह निर्धारित किया गया कि जो टैक्स ये कलेक्ट कर रहे हैं भारत से, जो भारत से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, उसी टैक्स में से इन लोगों को सैलरी दिया जाएगा। ये कब तक लागू रहा, ये 1919 तक लागू रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तक ये जारी रहा। ऐसे ही उन लोगों को मिलता था, ठीक है, ऐसे ही उनको सैलरी मिलता था। कंपनी के सालाना 5 लाख पाउंड का भुगतान ब्रिटिश सरकार को करने के लिए भी कहा गया था। मतलब ये कहा गया था कि आपको जितना प्रॉफिट हो उसमें से 5 लाख पाउंड आप किसको देंगे, आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को देंगे। कंपनी से ये कहा गया।
फिर आता है चार्टर एक्ट 1813। 1813 इंपॉर्टेंट है चार्टर एक्ट, इसमें कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, अभी पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए, मैं एक पूरा अभी लास्ट में है, यहाँ पे एक साथ ही कंपेयर करके आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से अगर इसको याद कर लेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो चार्टर एक्ट 1813 में क्या होता है, अंग्रेज व्यापारियों की मांग, अंग्रेज व्यापारियों ने भारतीय व्यापार में हिस्सेदारी की मांग की। तो अंग्रेज जो व्यापारी थे वो भारतीय व्यापार में हिस्सेदारी की मांग की, मतलब कि अभी तक तो वो व्यापार करते थे, अब वो शेयर खुद ही लेना चाहते हैं। मतलब कि वो क्या बोले, जो अंग्रेज व्यापारी थे वो कि हमारे नाम पे भी शेयर कीजिए। यह मांग विशेष रूप से नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय प्रणाली के कारण व्यापार के नुकसान और मद्देनजर की गई थी, जिसमें इंग्लैंड को व्यावसायिक रूप में बेहद नुकसान पहुंचाया गया था, इसीलिए यह मांग आई थी। कंपनी के एकाधिकार का अंत हुआ। देखिए यहाँ पे चीज, अभी तक कंपनी का पूरा एकदम मोनोपोली था, एकाधिकार था, लेकिन अब देखिए चार्टर एक्ट 1813 में क्या होता है, कंपनी का एकाधिकार खत्म होता है बस दो चीज को छोड़ करके। तो यहाँ पे जो होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, इसका अधिकार, इस पे एकाधिकार कंपनी का था, इसको छोड़ करके जो और सारे एकाधिकार थे वो कंपनी के सारे खत्म कर दिए गए। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ की, हालांकि कंपनी को देखिए चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार के साथ जो व्यापार है उस पर एकाधिकार उनको प्राप्त था, ठीक है। अब यहाँ पे शिक्षित मूल निवासियों को सहायता, अब यहाँ पे क्या है, शिक्षित मूल निवासियों को सहायता, इसमें क्या है कि देखिए एजुकेशन के लिए, सीधी बात आप लोग ये याद कर लीजिए कि एजुकेशन के लिए 1 रुपया सालाना बोले कि हम लोग देंगे। कौन, कंपनी ने बोला, चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 नहीं, सॉरी कंपनी नहीं, ब्रिटिशर्स, इसमें ये ब्रिटिश का था ना, तो वो बोले कि हम 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे है, देखिए लिखा हुआ है एजुकेशन के लिए कितना, 1 लाख रुपए। और कंपनी के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया, बस चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार पे अधिकार था इनका, मतलब एकाधिकार था। यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस, अब इससे ज्यादा नहीं है, तो यही बस आप याद कर लीजिएगा। फिर आता है हमारा चार्टर एक्ट 1833 आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, टोटली मोनोपोली को एबॉलिश कर दिया जाता है, यानी कि कंप्लीटली जो इनका एकाधिकार था उसको खत्म कर दिया जाता है। जैसे कि चीन के साथ जो व्यापार था, चाय के साथ, इसको भी कंपनी के एकाधिकार, मतलब इस पे भी जो एकाधिकार था उसको भी खत्म कर दिया जाता है, ठीक। 20 साल के लिए ये बढ़ा दिया जाता है, जैसे 20-20 साल चलता है, जैसे 1793 से 1813, फिर 1813 के 20 साल बाद 1833, तो 20-20 साल के लिए बढ़ाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यूरोपीय अप्रवासन, यानी यूरोपीय अप्रवासन और भारतीय की संपत्ति के अधिग्रहण सभी प्रतिबंध हटा दिए गए, जिससे भारतीय यूरोपीय, मतलब यहाँ पे क्या है, अप्रवासन मतलब जो यूरोपीय थे, जो यूरोप के लोग थे वो आते थे यहाँ पे, तो वो जमीन नहीं ले पाते थे, अपनी कॉलोनी नहीं बसा पाते थे, लेकिन यहाँ इस एक्ट के तहत उनको एकदम छूट दे दिया गया कि आप लोग आइए, आप लोग अपनी कॉलोनी बसाइए, आप लोग यहाँ पे रहिए, जमीन खरीदिए, ठीक है। तो यही है, औपनिवेशीकरण का मार्ग प्रशस्त किया गया, तो इसी में किया गया, चार्टर एक्ट 1833 में किया गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चल रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल थे, जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको क्या बना दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था, ठीक है। अब उसके बाद 1833 आता है। 1833 में क्या होता है, जो गवर्नर जनरल, यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। सबसे, अब इनका नाम भी याद कर लीजिएगा, विलियम बेंटिक, यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग रहते हैं, अब यहाँ पे आ जाएंगे तो विलियम बेंटिक आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए। 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिए गए। और फिर उसके बाद आता है 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है, उसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहते हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिए जाते हैं। अब ये चीज भी याद करते चलिए साथ में कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग थे। दूसरा चीज याद कर लीजिए, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो विलियम बेंटिक थे। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, तो पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो विलियम बेंटिक थे। बस यही इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 2 पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्या है कि पूरा टोटली मोनोपोली को एबॉलिश कर दिया गया, दूसरा 3 है, सॉरी, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यूरोपियों को अपना कॉलोनी ऑफ इंडिया कौन बनाया गया, वो बनाया गया 1833 का चार्टर अधिनियम है। यही इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था बस। और कंपनी के कॉमर्शियल
प्रिविलेज मतलब कि 20 साल के लिए इनको कॉमर्शियल प्रिविलेज का मतलब होता है व्यापार करने की अनुमति इंडिया में 20 साल के लिए दे दिया था। दूसरा जो था वो क्या था हमारा, कंपनी का जो डिविडेंड था वो कितना था, 10% तक था, मतलब उसको बढ़ा करके 10% तक कंपनी का डिविडेंड कर दिया गया था। तीसरा है वो क्या है, सैलरी ऑफ स्टाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वेयर ऑल्सो न्यू चार्ज टू द कंपनी। मतलब अब ये क्या है, यहाँ पे ये चीज़ है कि जो वहाँ का जो स्टाफ थे, मतलब जो स्टाफ थे कंपनी के, उनको कंपनी ही सैलरी देगी। ठीक है, तो 1793 के चार्टर एक्ट में ये कहा गया कि जो कंपनी इकट्ठा कर, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कंपनी क्या राजस्व इकट्ठा करती थी, कहाँ से, इंडिया से ही, तो वही टैक्स में से वो क्या करेंगे, अपने स्टाफ को सैलरी देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे है। अब यहाँ पे है कि इस एक्ट के तहत क्या किया गया, रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और ज्यूडिशरी को क्या किया गया, सेपरेट कर दिया गया। इसी अधिनियम के तहत देखिए यहाँ पे लिखा है रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और ज्यूडिशरी, इसको क्या कर दिया गया, इसको सेपरेट कर दिया गया। तो जो रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का मामला था और जो ज्यूडिशरी का था उसको अलग कर दिया गया। यही चार्टर एक्ट 1793 का है। अब आता है चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या है, 20 साल के लिए इसमें फिर बढ़ा दिया जाता है और इसमें ट्रेड में मोनोपोली, देखिए मोनोपोली को खत्म किया जाता है बस दो चीज में छोड़ करके, चीन के साथ व्यापार और चाइना के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार में जो मोनोपोली है उसको छोड़ करके और मोनोपोली को खत्म कर दिया जाता है। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। ठीक है, अब इसमें देखिए चार्टर एक्ट 1793 में 10% क्या था, इनका डिविडेंड था। अभी डिविडेंड बढ़ा दिया गया, 10.5% कर दिया गया डिविडेंड। ठीक है, ये चीज़ ये एक साथ इसलिए लिया है कि आप कंपेयर करके याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। फिर चार्टर एक्ट 1813, इसमें क्या होता है, देखिए मिस्री यानी कि जो वो रहते हैं ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं, उनको क्या परमिशन मिल जाता है कि आप इंडिया में आइए, अपने धर्म का प्रचार कीजिए और धर्मांतरण, प्रोस्टलाइजेशन का मतलब होता है धर्मांतरण कीजिए, यानी कि जो जैसे कि सिख हैं, ईसाई नहीं है, जो मुस्लिम है, हिंदू है, उनको ईसाई में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ है, यहाँ से ये झलकता है कि ये लोग क्या है, शासन करने के मूड में आ गए थे कि अब हम लोग यहाँ पे रहेंगे, ज़्यादा दिन तक शासन करेंगे और सबको ईसाई में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे मिशनरीज आने लगी थी। ये पूछता है कि मिशनरीज किस एक्ट के तहत आई, मतलब उनको कब अधिकार मिला, परमिशन मिला आने का, तो वो चार्टर एक्ट 1813 में उनको परमिशन मिला था। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चार्टर एक्ट 1813 के तहत ही 1 लाख रुपए सेपरेट किया गया था, किसके लिए, एजुकेशन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। पूछता है कि 1 लाख रुपया एजुकेशन के लिए किस एक्ट के तहत सेपरेट किया गया था या लाया गया था, तो वो चार्टर एक्ट 1813 के तहत लाया गया था। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे है चार्टर एक्ट 1833। इसमें क्या होता, अभी तक क्या था, यहाँ पे देखिए चाइना के साथ व्यापार और जो चाय के साथ व्यापार था, देखिए टी एंड देखिए टी यानी चाय के साथ व्यापार और चाइना के साथ व्यापार, इस पे टोटली नहीं खत्म किया गया था और सब पे खत्म कर दिया गया था। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टोटली एबॉलिश कर दिया जाता है, यानी कि चीन के साथ और चाय के साथ पे जो एकाधिकार था उसको भी यहाँ पे खत्म कर दिया जाता है। ये चार्टर एक्ट 1833 है। फिर यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्या है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहते हैं उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। तो कौन रहते हैं पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो रहते हैं विलियम बेंटिक, रहते हैं पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अभी हम लोगों ने ये सब पूरा डिटेल में भी पढ़ा, ये मैं एक समरी आपको रिवाइज करा दे रही हूँ कि ऐसे ऐसे याद कीजिए तो आप लोग को बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अब यहाँ पे 1833 में और क्या होता है, अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स को परमिशन मिल जाता है कि आपने कॉलोनी बनाइए, ठीक है, अपने विषय कीजिए और ये जमीन खरीदिए। तो ये चीज है यहाँ पे, ठीक है, लीगलाइज द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ अ कंट्री। अब इसमें ये चीज है, यही चीज इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट है, अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। तो सिविल सर्वेंट के लिए ओपन कंपटीशन सबसे पहली बार, मतलब कि जैसे देखिए ओपन कंपटीशन मतलब सिविल सर्वेंट के लिए कोई भी एग्जाम में पार्टिसिपेट, जैसे इंडियन भी जाके एग्जाम दे सकते हैं, ब्रिटिशर्स भी दे सकते हैं। हालांकि वो इंडिया में उस टाइम नहीं होता था, वो ब्रिटिश मतलब जा करके आपको इंग्लैंड में ही देना पड़ता था। लेकिन ओपन कंपटीशन सबके लिए जो मतलब खोल दिया गया कि आप सिविल सर्वेंट का एग्जाम दीजिए, यूपीएससी का एग्जाम दीजिए। अभी तो यूपीएससी है, उस टाइम इंडियन सिविल सर्वेंट। तो ये क्या था, इसमें किस में आया ये याद कर लीजिएगा, चार्टर एक्ट 1833 में आया। ये पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा एकदम लाइन बाय लाइन आप लोग याद कर लीजिएगा।
अब आता है चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 में क्या होता है, एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल बट डिड नॉट स्पेसिफाई द टाइम पीरियड। यानी कि देखिए अभी तक हम लोग देख रहे थे कि 10 साल सॉरी 20-20 साल के लिए बढ़ाया जा रहा था, टाइम पीरियड 20-20 साल के लिए इनको बढ़ाया जा रहा था, एक्सटेंड किया जा रहा था। लेकिन 1853 में कंपनी के शासन को मतलब रूल को बढ़ाया गया, लेकिन कितने टाइम पीरियड के लिए ये स्पेसिफाई नहीं किया गया, ये बताया नहीं गया कि 20 साल के लिए कि 30 साल के लिए कब तक बढ़ाया गया है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ था, सेपरेट द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। गवर्नर काउंसिल और गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल केम टू बी नोन एज इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें दो चीज दिया गया है, इसमें क्या लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव में क्या क्या आता है, तो इसमें देखिए हम लोग अभी आप लोग के लिए बता दूं मैं, लेजिस्लेटिव में क्या होगा, लोकसभा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा, ये लेजिस्लेटिव है। एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव में क्या हो जाएगा, देखिए तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को सेपरेट कर दिया गया था, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट हुआ कि जो गवर्नर जनरल का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको अब क्या बोला जाने लगा, अब इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाने लगा। तो जो गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल था 1853 तक, उसको अब इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाने लगा, और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव मुद्दे को अलग कर दिया गया, फंक्शन जो थे उसको सेपरेट कर दिया गया। अब पहले बार इसमें क्या हुआ, लोकल रिप्रेजेंटेशन वाज इंट्रोड्यूस इनटू द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द फॉर्म ऑफ 4 मेंबर लोकल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। अब इसमें क्या हुआ, पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें क्या हुआ, इंट्रोड्यूस कहाँ कहाँ हुआ, तो ये देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में सबसे पहली बार हुआ था लोकल रिप्रेजेंटेशन, इसको लाया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में लाया गया था। देखिए विधान, ये क्या है, विधान परिषद है, हिंदी में बोलेंगे इसको विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल को। अब यहाँ पे 4 मेंबर आते थे, कहाँ कहाँ से आते थे, देखिए से आते थे, बॉम्बे से आते थे, मद्रास और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस से आते थे, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस बंगाल, बॉम्बे और मद्रास से आते थे। अब यहाँ पे इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट, सिविल सर्विसेज वाज थ्रोन अपॉन इंडियन ऑल्सो। तो यानी कि इंडिया के लिए भी ये खोल दिया गया कि सिविल सर्वेंट इंडिया जो है वो इंडिया के लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अब आता है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए पहला क्या होता है, डायरकी द्वैत शासन प्रणाली। देखिए हिंदी में नहीं मिला तो मैंने इंग्लिश में डाल दिया है, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आप लोग एकदम समझ लीजिएगा। डायरकी का मतलब द्वैत शासन प्रणाली, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी कि देखिए प्रोविंशियल का मतलब होता था स्टेट के लेवल पे, राज्य के लेवल पे, ठीक है, और सेंट्रल आ जाएगा अगर तो वो आ जाएगा पूरा केंद्र लेवल पे। तो डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था किसके लेवल पे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि स्टेट के लेवल पे, राज्य लेवल पे। तो यहाँ पे लिख लीजिए इसको, राज्य लेवल पे, राज्य लेवल पे डायरकी द्वैत शासन प्रणाली आई, डायरकी आई, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आई। अब यहाँ पे आप तुलना कीजिए, करके पढ़िए तो जल्दी याद हो जाता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या होता है, डायरकी को प्रोविंशियल लेवल पे एबॉलिश कर दिया जाता है, यानी कि उसको खत्म कर दिया जाता है। अब उसको किस लेवल पे लाया जाता है, उसको सेंट्रल लेवल पे लाया जाता है, यानी कि डायरकी रहता है लेकिन उसको केंद्र के लेवल पे कर दिया जाता है, ठीक है। तो यही चीज है कि राज्यों के लेवल पे उसको खत्म कर दिया जाता है डायरकी को। देखिए यहाँ पे है ना, एबॉलिशन ऑफ प्रोविंशियल डायरकी, इंट्रोड्यूस ऑफ डायरकी एट सेंटर, यानी कि राज्यों के लेवल पे एबॉलिशन खत्म कर दिया जाता है और डायरकी को और सेंट्रल लेवल पे लाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जब प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी रहता है तो उसमें होता क्या है कि 2 सब्जेक्ट आते हैं, एक रिजर्व सब्जेक्ट होते हैं जो कि एकदम सेंसिटिव मुद्दे रहते थे और जो थोड़े इंपॉर्टेंट रहते थे ज़्यादा, तो वो गवर्नर के पास वो अधिकार था, बस वो वही करते थे, मतलब गवर्नर ही इस पे जजमेंट दे सकते हैं, यानी कि वही इस पे निर्णय ले सकते हैं। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था वो थोड़े हल्के मुद्दे होते थे, जिसमें कि गवर्नर और जो स्टेट के रहेंगे वो दोनों मिलकर के, स्टेट के जो मिनिस्टर रहेंगे वो दोनों मिलकर के इस पे क्या होंगे, निर्णय लेंगे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी खत्म कर दिया जाता है, वो सेंट्रल लेवल पे आता है, तो गवर्नर जनरल के पास बहुत ज़्यादा पावर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो विद द एबॉलिशन ऑफ डायरकी एट प्रोविंस द इंटायर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इंट्रोड्यूस, द रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हु वर कंट्रोल रिमूव द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। अब होता क्या है कि गवर्नर जनरल क्या करते हैं, जो स्टेट के लेवल पे रहता है उसको हटा देते हैं, अबॉलिश कर देते हैं, और उनके पास सारे पावर, सारा जो निर्णय लेने की शक्ति रहती है वो गवर्नर जनरल के पास चली जाती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग।
अब देखिए इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे क्या होता, अब बाई देखिए 1919 में होता क्या, अब बाई कैमर लेजिस्लेचर वॉज सेटअप एट सेंटर। अब देखिए बाई कैमर जो द्वैध शासन लेजिस्लेचर होता है वो सेंट्रल के लेवल पे उसको क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल आ जाता है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होता है, क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में तो फ्रेंचाइजी वॉज रिस्ट्रिक्टेड। फ्रेंचाइजी का मतलब वोट देने का अधिकार जो था वो रिस्ट्रिक्टेड था, वो सबके पास नहीं था। यहाँ पे देखिए देयर वर नो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, मतलब किसी को भी वोट देने का अधिकार नहीं था। नो अडल्ट सफरेज, यानी कि जो अडल्ट यानी कि जैसे 21 साल जो भी उस टाइम का एज बताया गया था, उस टाइम में जैसे वो लोग भी वोट नहीं दे सकते थे। और किसी को भी, मतलब एक सीधी बात ये याद कर लीजिए कि किसी को भी वोट देने का अधिकार नहीं था। फ्रेंचाइजी वॉज रिस्ट्रिक्टेड का मतलब यही है कि किसी को भी वोट देने का अधिकार नहीं था, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे विमेन हो, चाहे अडल्ट हो, चाहे बुजुर्ग लोग हो, किसी को भी नहीं था, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया फॉर इट्स फर्स्ट टाइम। अब देखिए अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे 1853 में क्या किया गया था, जो चार्टर एक्ट हम लोगों ने पढ़ा 1853, उसमें ये था कि जो सिविल सर्वेंट देखो इंट्रोड्यूस हुआ था 1833 में, और फिर उसके बाद जब 1853 में आते हैं तो उसमें क्या होता है, ओपन कंपटीशन होने लगता है, वो इंडियन को भी अलाउ कर दिया जाता है कि आप भी आइए इंग्लैंड में दीजिए, पेपर दीजिए, पास कीजिए और आप भी ऊंचे पद पे जाइए, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया में एग्जाम नहीं देना, जो उनको देना होता था वो इंग्लैंड जाते थे, वही एग्जाम वहीं पे होता था इसका एग्जाम, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या किया गया, जो 1919 में एक्ट आया उसमें ये किया गया कि जो ये टाइम वो था एग्जाम था, ये इंडिया में भी होने लगा था, मतलब दो जगह होता था, इंग्लैंड में और इंडिया में। तो पहली बार इंडिया में एग्जाम कब कराया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में कराया गया था। ये चीज़ याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वॉज एक्सटेंडेड एंड सिख, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन और ये सब इंक्लूड कर दिए गए। देखिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसमें क्या होता था, देखिए 1909 का था, हम लोगों ने पढ़ा 1909 काउंसिल एक्ट था, उसमें मुस्लिम को अधिकार मिल गया था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का। अब 1919 में क्या होता है, सिख के लिए, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन के लिए भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया जाता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, पूछा एग्जाम में। फिर आते हैं हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें क्या होता है, अब हम लोगों ने देखा कि बाईकैमरलिज्म आया है, एट द सेंट्रल लेवल पे आया है। यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस, प्रोविंस का मतलब स्टेट से है, राज्य से है, तो देखिए 6 आउट ऑफ 11 यानी कि जो 11 जो राज्य थे, 11 राज्य थे, उसमें से 6 जो थे उनके पास लेजिस्लेचर, उनके पास क्या था, उनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल भी था और लेजिस्लेटिव असेंबली भी था। यानी कि जैसे अभी हमारे उत्तर प्रदेश में क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों है, यानी कि जो राज्य का देखिए असेंबली विधानसभा और काउंसिल का मतलब हुआ, हुआ, ठीक है। तो यही चीज है, यहाँ पे यही बोला गया है कि 11 थे राज्य, उसमें 6 में क्या थे, विधानसभा और विधान परिषद थे। यानी कि विधान परिषद की बात हो रही है यहाँ पे, तो काउंसिल की बात हो रही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है। अब याद कीजिए इसको, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस, जो अभी यूपी है, यूनाइटेड प्रोविंस उस टाइम कहा जाता था। तो बंगाल, बिहार, देखिए 3 बी से है, ठीक है, बंगाल, बिहार और बॉम्बे 3 जो है बी से है, और एम मद्रास और ए एम ए, और फिर उसके बाद यूपी यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस। तो ये एकदम इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बंगाल, बॉम्बे, बिहार, मद्रास, असम, यूपी यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस। यहाँ पे क्या था, प्रोविंस वर मेड बाईकैमरल कंसिस्टिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस और लेजिस्लेटिव असेंबली अपर हाउस। यही चीज यहाँ पे बोला गया है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों थे, 11 राज्य थे उस टाइम तक। ये सीधी से ये समझिए 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के समय 11 राज्य थे, उसमें से जो 6 राज्य थे वहां पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों था। तो विधानसभा, विधान परिषद, वही चीज यहाँ बोला, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली। वो 6 राज्य कौन कौन से थे जहां पे विधानसभा और विधान परिषद था, तो बॉम्बे, बंगाल, बिहार
और क्या था, मद्रास, असम और यूनाइटेड प्रोविंस। इस टाइम में भी पूछता है कि कहाँ कहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली दोनों है, इस टाइम का भी आप लोग याद कर लीजिएगा कितने राज्य में है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है द एक्ट एक्सटेंडेड द फ्रेंचाइजी इंट्रोड्यूस। अब देखो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड था, मतलब किसी को भी वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या होता है, फ्रेंचाइजी एक्सटेंड होता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है पहली बार कि डायरेक्ट इलेक्शन होगा। पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन कब आता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आता है पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि वोट देंगे। तो टोटल जो पॉपुलेशन था उसमें से 10% लोगों को अधिकार था कि आप वोट दे सकते हैं, उसमें भी हाई क्लास के लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, मतलब आम इंसान को अभी भी वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये चीज़ याद कर लीजिएगा कि सबसे पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट कब आया, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन कब आया इंडिया में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आया। टोटल कितने परसेंट लोग वोट देते थे, तो 10% लोग ही वोट दे सकते थे, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन आया, फेडरेशन, इतना फेडरल कोर्ट की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। अब यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर शेड्यूल कास्ट और विमेन एंड लेबर। अब देखिए यहाँ पे क्या था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया था यूरोपियन, एंग्लो इंडियन, इनके लिए। अब यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है शेड्यूल कास्ट, विमेन और लेबर के लिए भी बढ़ा दिया जाता है, मतलब औरत और मजदूर और जो शेड्यूल कास्ट हैं उनके लिए बढ़ा दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, जिससे हम लोग को अंदाजा लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, यानी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई, तो हम लोगों ने पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। किसकी, देखिए यहाँ पे 1974 में हुई इस एक्ट के तहत, और एलिजा इम्फे सॉरी इसके मुख्य न्यायाधीश थे। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, देखिए आरओ प्री री एग्जाम जो 2016 का हुआ था उसमें आया हुआ है, कलकत्ता में कि ओनली ऑप्शन यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1813 जो चार्टर एक्ट था उसमें चाय और चाइना के साथ व्यापार को छोड़ करके एबॉलिश कर दिया जाता है टोटली, ठीक है। लेकिन जो 1833 आता है उसमें क्या होता है, टोटली एबॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1813 में खत्म किया जाता है। ये भी देखिए यूपी आरओ मेंस 2017 में आया, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मैच करना है, तो यहाँ पे नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, इंग्लिश मिशनरियों को कब जो है अनुमति मिली भारत में आकर के काम करने का, अपने धर्म का प्रचार करने का, और गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई। तो ये चीज़ है, इसको मिलान करना है, इसको देखिए। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि देखिए नियंत्रण परिषद की स्थापना कब होती है, तो ये होती है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में होती है। हम लोगों ने पढ़ा इसमें दो चीज़ होता है, नियंत्रण जो परिषद होता है वो पॉलिटिकल मुद्दे के लिए होता है, और जो कॉमर्शियल मुद्दे, जो कंपनी के मुद्दे रहते हैं, कॉमर्शियल मुद्दे रहते हैं, उसमें कौन, डायरेक्टर होता है, ठीक है। कंपनी में कौन होता है, ट्रिक से याद कर लीजिए, डायरेक्टर होते हैं, तो कॉमर्शियल मुद्दे डायरेक्टर होता है। तो दो चीज़ यहाँ पे रहता है। अब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है, तो ये होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत होता है, नियामक अधिनियम 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है, यानी कि बी का 1 हो जाएगा। तो देखिए बी का 1 यहाँ पे एक ही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और भी देख लेते हैं, इंग्लिश मिशनरियों को कब भारत में आने और कार्य करने की अनुमति मिली थी, तो चार्टर एक्ट 1813 में मिला था ये। गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति होती है चार्टर एक्ट 1833 में। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, इससे देखिए 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर एक एक पूछे तो 4 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं ऐसे ही लेकर के आऊँगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आऊँगी, 15 से 20 लेक्चर में मैं पूरा पॉलिटी कवर करा दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।